मौसम खराब हो तो मौसम विभाग, चिकित्सा विभाग क्या करता है? चेतावनी देता है और क्या करना चाहिए बताता है। दूसरे शब्दों में कहता हूं, बाहर बादल हो तो घर वाले भी तो कहते हैं छाता या रेनकोट लेकर निकलो। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच कई देशों ने या तो कड़े नियम बनाए हैं, हमारे यहां क्या हुआ, सिर्फ अपील ही तो जारी हुई है। हालांकि जिसने अपील की उन्हें सुना जाता है, उनकी मानी जाती है। ऐसे में कई सेक्टर्स में डर भी फैला। अब डर फैलाया गया या खुद से फैला, यह डिबेटेबल है, पर डर तो है। हर कोई जानना चाहता है कि आपके पास बैकअप क्या है। विपक्ष भी जानना चाहता है, पर थोड़ा सा रूमानी नहीं, सियासी हो जाए के तर्ज पर। इससे भी इनकार नहीं है कि अभी काफी हद तक स्थिति काबू में है, पर कब तक रहेगी इसका कोई अंदाजा नहीं। कोई यूं ही तो सुझाव नहीं देता, कोई यूं ही तो उस सुझाव पर अमल चालू नहीं कर देता। तो आज प्राइम डिबेट में दो चीजें कर सकते हैं, एक तो ये कि हंगामा करें या फिर डर का पता लगाएं और उसे भगाने के हवन में भागना, कोशिश दूसरे की। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुरेश गर्ग जी बीजेपी से मेरे साथ हैं, नितिन व्यास जी कांग्रेस से, और अग्रवाल साहब प्रेसिडेंट है 40 के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कड़वा साहब कृषि विशेषज्ञ हैं, राजेश धमानी जी ज्वेलर्स एसोसिएशन में पहले प्रवक्ता रह चुके हैं और अच्छे खासे मेंबर भी हैं। सोनिया शर्मा जी अर्थशास्त्री हैं और अमित सर्वांगी जी पेट्रोल एसोसिएशन से हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। सबसे ज्यादा सुर्खियां जो इस वक्त बन रहा है, सबसे ज्यादा बात ही उस पर हो रही है, वो है गोल्ड की। आखिर गोल्ड मतलब आप समझिए, आप कैसे इस देश के लोगों को गोल्ड से दूर रख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव चालू हुआ, शादियों का सीजन था, लोगों ने धड़ाधड़ सोना खरीदना भी चालू कर दिया था। इसीलिए मैं शुरुआत गोल्ड से कर रहा हूं, फिर बिजनेस सेक्टर पे जाऊंगा और फिर मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस लूंगा। राजेश धमानी जी, मैं देखिए क्या है, मैंने कुछ रिएक्शंस देखे सोशल मीडिया पर। उनका यह कहना था कि मोदी जी की बात सब मान लेते हैं, फिर वो सोना खरीदने नहीं आएंगे तो हमारा क्या होगा। वाजिब डर है, ठीक है, वाजिब डर है, लेकिन अगर देश हित के लिए जरूरी है तो हम उससे बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या सिनेरियो बन रहा है आप लोगों के लिए बेसिकली? देखिए, जहां तक ज्वेलरी इंडस्ट्री का सवाल है, सोना अगर नहीं खरीदा जाता है तो ज्वेलरी इंडस्ट्री पे असर आना ही आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री में जितने भी कारीगर हैं वो सब इस ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन देश सर्वोपरि होता है, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। अगर देश के सामने कोई समस्या है तो ये सारी समस्याओं का हल कहीं ना कहीं निकल जाता है। सोना नहीं खरीदेंगे तो दूसरे कई अन्य मेटल हैं जिनको हम एज ए ज्वेलरी भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनियम हो गया। जो प्लेटिनियम पहले भी यूज हुआ करता था, लेकिन अभी अगर वो सारी चीजें, अभी भी हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ खुद प्रोड्यूस नहीं करते, हमको सारा बाहर से खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हमको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अब सोना पिछले 3 साल में 2 साल के अंदर 2-3 साल के अंदर इतना ज्यादा इंपोर्ट होने लग गया कि वो एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि हमारे पास 70 टन सोना, मतलब अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा पैसा हमारा विदेशी मुद्रा हमारे बाहर जा रहा है। लेकिन उसको रोकना एक समझदारी है, क्योंकि वो केवल निवेश में खर्च हो रहा था, वो ज्वेलरी में खर्च नहीं होता। ज्वेलरी के लिए जितना खर्च होता है उतना हम अगर मान लो, उसका 2 उपाय है। एक उपाय ये है कि हमारे पास जो सोना पहले रखा हुआ है, हमारे पास जो अनयूज सोना जो रहता है, जैसे घरों में बचत के लिए होता है, उसको सोना को किसी भी तरीके से हम बाहर निकालें और वो अभी हमारी समस्या का निदान कर सकता है। देश हित को देखते हुए सब लोग एक साथ इकट्ठे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपील का कोई असर पड़ा? क्या 2 दिनों में कोई सोने की खरीद में या चांदी की खरीद में कोई गिरावट आई है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। हालांकि उससे जुड़े शेयर्स में जरूर मैंने गिरावट देखी, लेकिन खरीदारी में गिरावट नहीं देखी है मैंने। अचानक अभी कोई गिरावट नहीं आएगी, लेकिन अगर देश के हित में अगर अपील करते हैं मोदी जी या हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो ऐसा कई बार हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहले अपील की थी कि 1 दिन का व्रत करें, तो पूरे देश में एक बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था और अन्न की जो कमी थी वो पूरी हो गई थी। तो जब कोई इस मंच से अपील की जा रही है, वो सबसे बड़ा है। अगर मोदी जी ने अपील करी है कि अभी हम एक छोटा सा सवाल और सप्लीमेंटरी में आपसे जोड़ रहा हूं, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री। देखिए ठीक है, शुरुआती स्तर पर ये सब कहना और ये सब प्रेडिक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। बाद में जब मुसीबत सर पे आती है तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो आपने भी तो कुछ उम्मीद की होगी ना कि आज नहीं लेकिन 1 महीने के बाद अगर यही परिस्थितियां बनी रहती हैं तो सरकार कम से कम पैरेलली इस पटरी पर अपनी इस तरह की कोई गाड़ी चलाए। कुछ तो आपने भी सोचा होगा ना? नहीं, इंडस्ट्री के सामने तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे कारीगरों के सामने संकट आ जाएगा, व्यापारियों के सामने संकट आ जाएगा कि वो क्या करें, कैसे करें। लेकिन कुछ ज्वेलरी जो यहाँ बनती है, हम उसको विदेश में ही बेचते हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो ज्वेलरी हिंदुस्तान में जो यूज होती है,
वो ऐसी है कि उसके लिए हम अभी एक बार अगर रोकना चाहें, सबको अपील करना चाहें, तो ये देशवासियों में एक बहुत ज्यादा जागरूकता होगी और वो रुक भी जाएंगे। लेकिन जो एक्सपोर्ट होती है, जिसकी ज्वेलरी बनकर एक्सपोर्ट हो रही है, विदेशों में जा रही है, उससे हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। उससे कारीगरों का भी काम चलता रहेगा, व्यापारियों का भी काम चलता रहेगा, और हमको देश ठीक है। आप मेरे साथ रहे, मैं आगे और भी आपके पास आऊंगा। अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल आपसे बेसिकली ये है कि सेटबैक तो इंडस्ट्रीज के लिए भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई आर्थिक आपातकाल है या नहीं है, लेकिन इंपोर्ट से लेकर एक्सपोर्ट तक इंडस्ट्रीज भी काफी कुछ झेल रही हैं। जी सर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोल्ड को लेके या फॉरेन रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजों पे कंट्रोल्ड यूज की बात कही है। तो डेफिनेटली जो गोल्ड को लेके अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी। गोल्ड से, ज्वेलरी से जुड़े हुए जो भी कारीगर हैं, व्यापारी हैं, उन सबको बहुत झटका लगेगा और उस व्यापार में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। बट उसको सरकार को पैरेलली कुछ ना कुछ अनुदान के जरिए उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है और ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को पैरेलल करनी चाहिए। लेकिन अभी तो ऊर्जा बचाने की अपील भी आने वाले दिनों में जुड़ सकती है। मतलब ईंधन बचाने की अपील तो जुड़ी है, अगर ऊर्जा बचाने की अपील जुड़ती है, मार्केट के टाइमिंग को फिक्स कर दिया जाता है या नाइट कर्फ्यू जैसी परिस्थितियां बनती हैं या और जो कि बन सकती हैं, क्वाइट पॉसिबल है, तब जी सर देखिए, जहां देश अगर किसी भी तरह की विपत्ति में खड़ा है और हमारे देश के प्राइम लीडर किसी भी आगामी तकलीफ को या खतरे को भांपते हुए अगर हमें देशवासियों से एक अपील की है, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो जहां भी फॉरेन रिजर्व्स की या डॉलर की खपत की बात आती है, वहां उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, इस पर ऑल्टरनेटिव व्यवस्था उद्योगों को आगे आना चाहिए, उद्योग ट्रेड यूनियंस को आगे आना चाहिए, ताकि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं उसके, जिससे कि हम जो निर्भरता की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भी हो पाए और जो भी चीजों पे हम बाहर के लिए डिपेंडेंट हैं, इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, उनके ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं। अग्रवाल भाई, जो छोटे सेगमेंट्स हैं, देखिए मैं रिलायंस कंपनी या अडानी की कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम सोच लें या वो कोई बैकअप तैयार कर लें। एमएसएमईज या आपने कल तक जिनको बोला कि नहीं साहब स्टार्टअप डालो, ये इस टाइप के जो लोग हैं, वो इसको झेल पाएंगे क्या? और अगर नहीं झेल पाते हैं तो एक प्लान भी साथ में होना चाहिए ना कि हमारे पास ये योजना है आपके लिए। सर देखिए, मेरा मानना है जहां तक लेबर इंटेंसिव यूनिट्स का सवाल है, जहां पर मैन पावर डायरेक्टली इम्पोज्ड है, वहां वर्क फ्रॉम होम किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, जहां डिजिटली दे आर इक्विप्ड, सिर्फ उन्हीं तक संभव है। हाँ, जैसे आज आप और हम डिजिटली कनेक्टेड हैं, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। तो हम कुछ हद तक उन चीजों में डॉलर को सेव कर सकते हैं। एक्चुअली डॉलर बहुत तेजी से ड्रेन हो रहा है और फॉरेन रिजर्व्स बहुत तेजी से कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस। जो क्रूड $70 पर बैरल था, वो आज 110 डॉलर से ज्यादा ऊपर चला गया है। तो जो डॉलर का जो रिजर्व है वो बहुत तेजी से ड्रेन हो रहा है और उसी को रोकने का प्रयास सरकार का है। ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव आया है तो मैं सुरेश भाई को अच्छा लग रहा है, उनके तो चेहरे पे भी मुस्कान आ गई, तो मैं पहले आपका रिएक्शन ले लेता हूँ। सुरेश भाई, मतलब सिंसियरली ठीक है, एक अपील ही की है, उसके टाइमिंग को लेकर सवाल हो सकते हैं, पहले भी हो सकता था, अभी भी हो सकता था, इस पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, तो उस पॉइंट को तो नहीं लाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि क्या होने वाला है, मतलब आप लोग खुद क्या एनालिसिस कर रहे हो, आप लोग खुद क्या एसेस कर रहे हो कि आगे वाला समय ये है, आज तो नहीं, 1 महीने बाद नहीं, लेकिन 1.5 महीने बाद हमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसके लिए हम अभी आपसे ये अपील कर रहे हैं। या फिर फर्टिलाइज़र हमें लाने में दिक्कत हो सकती है, हमें पता है कि किसानों की नाराज़गी हो सकती है। रही बात ऊर्जा की, तो अब जैसे ऊर्जा की तो ये खबरें ही चल रही हैं कि साहब आपने सोलर पैनल्स तो लगवा दिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का चूंकि चेन नहीं बना था तो वो वेस्ट हो जा रहा है। तो ये मतलब क्या असेसमेंट है आपका, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या लिटरली कोई हम इकोनॉमिकल आपातकाल या इमरजेंसी की ओर बढ़ रहे हैं? देखो सपनम भाई,
अभी हो क्या रहा है कि पिछले 70 दिनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, दोनों में अब आपस में विवाद चल रहा है। आज ही ट्रंप का स्टेटमेंट है कि शांति वार्ता लाइव सपोर्ट सिस्टम पे चल रही है, यानी कि आने वाले दिनों में उन्होंने कचरा कहा है। हाँ, तो आने वाले दिनों में ये पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ये बताया है कि भाई ये 7 काम में आप अपना अंकुश लगाएंगे तो अच्छा रहेगा देश के लिए। आज आप ये देखिए कि 4 चीजों में ही 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होता है विदेशी मुद्रा। उसके अंदर सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट के अंदर होता है। आज ऑयल इंपोर्ट में 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अगर यही युद्ध चलता रहा तो 12 लाख करोड़ रुपए को खिंच के 17 लाख 18 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से विदेश यात्रा पे आज 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो भाई यही तो है, विदेश यात्रा 1 साल के लिए स्थगित कर दिए जाए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि विदेश यात्रा से कुछ होने वाला हो। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो बात अलग है। बाकी हिंदुस्तान में भी शोर शराबे के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। आप क्यों नहीं कहते कि आपका आयात बिल बढ़ने वाला है? खुल के कहिए ना, आयात बिल बढ़ने वाला है, खुल के कहिए ना, बिल्कुल बढ़ने वाला है। अगर $10 भी बढ़ता है प्रति बैरल, मान लीजिए, तो वो लगभग साल भर ही रहता है, वो उससे पहले कम नहीं होता। हमने तो नहीं देखा अब तक के सिनेरियो में। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो मैं यही कह रहा हूं कि आज मान लो विदेश यात्रा पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होता है, या 6.5 लाख रुपए का करोड़, और फर्टिलाइजर पे 1.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग का खर्चा आता है। सोने में इंपोर्ट जो अपन कर रहे हैं उसमें 6.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। तो ये सब चीजों को अगर इन 4 आइटम्स को देखें तो उससे ही 22-23 लाख करोड़ रुपए का साल का खर्चा आता है। और आज ये देखिए कि फॉरेन रिजर्व 70 दिन के पहले अपना फॉरेन रिजर्व था $728 अरब का, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से सुरेश भाई, मैं सिंपली एक बात बताइए ना, ऐसा तो नहीं है कि आप हमें कोई फेरी टेल सुना रहे हैं, ये तो रियलिटी है जो आप कर रहे हैं, है ना? आपने कुछ तो असेस किया होगा ना। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, भाई हमें जो सामना करना है वो हमें पहले से बता दो ना। एक दिन अचानक आओगे रात के 8 बजे। देखिए, ये आप जो बहस कर रहे हो, ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष है वो देश के साथ नहीं है। उनके लिए परिवार पहले है, पार्टी फिर देश है, 3rd नंबर पे देश आता है। क्योंकि आज इतनी विकट समस्या आ रही है, इसके बावजूद आप शिकायत करना, सुरेश भाई आप शिकायत करना। अभी सुनिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाने वाले हैं। सुनिए ना, अभी प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाने वाले हैं। अगर राहुल गांधी वेकेशन मनाने विदेश जाए तो आप कह दीजिएगा राहुल गांधी क्यों जाते हैं, वो भी ऑनलाइन में फर्क है। तो हाँ ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये नहीं, आप सवाल को डॉज मत करो सुरेश भाई, राहुल गांधी देश के लिए नहीं जाता। सुरेश भाई राहुल गांधी देश सवाल डॉज मत करो, सवाल डॉज मत करो सुरेश भाई, मैं आपको रोक रहा हूं, फिर ये गलत बात है। आप सवाल डॉज नहीं करेंगे, आप सवाल डॉज नहीं करेंगे, आप सवाल डॉज नहीं करेंगे, आपकी आवाज ही नहीं जाएगी, मैं भी साथ साथ बोलता रहूंगा, कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए सुरेश भाई, क्या है, मैं भी साथ साथ बोलता रहूंगा, आपकी आवाज ही नहीं जाएगी, इसलिए आप सवाल डॉज ना करें। सवाल बहुत सिंपल सा है। एक दिन रात में 8 बजे आके आप बताने वाले हो कि कल से हम ये कड़ा कदम उठाने वाले हैं, वो क्या होगा? हाँ तो ठीक है ना, तो उसमें क्या हो गया? देश हित के अगर मान लो मोदी, पहली बात तो है कि कोई संकट नहीं है। आज हरदीप पुरी जी ने खुद ने बोला है कि हमारे पास में 60 दिन का रिजर्व है पेट्रोल डीजल का, कहीं पे कोई संकट नहीं है। आप देखिए मई 2022 के बाद में पेट्रोल के दाम एक बार भी नहीं बढ़ा है। ठीक है, मई 2022 के बाद महंगाई दर कंट्रोल में है, 3% के लगभग, कम भी कभी नहीं हुए, नीचे महंगाई दर है, कम भी नहीं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 10% से ज्यादा महंगाई दर होती है। सुरेश भाई, कांग्रेस के शासनकाल में 10-25 पैसे कभी कभी पेट्रोल कम भी हो जाता था। तो करना ही पड़ेगा साहब। ठीक है सुरेश भाई। नितिन व्यास जी, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा, एक बार मैंने जो वो भारत बनाम दुनिया वाले जो ग्राफिक्स बनाए, एक बार अगर उसको फुल स्क्रीन आप कर पाए, मैं नितिन व्यास जी के पास उसी ग्राफिक्स के जरिए सवाल पर जाना चाहता हूं। स्पेशल ग्राफिक्स है पीसीआर, उसको प्ले करें। बहुत सारे देशों ने फैसले लिए हैं, बहुत सारे देशों ने, कुछ ने नाइट कर्फ्यूज लगाया है, कुछ ने मार्केट के टाइम को सीमित कर दिया है, कुछ ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ाने की अपील कर दी है। देखिए 40 से ज़्यादा देश ईंधन बचाने की अपील कर चुके हैं। यही अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है। 18 देश राशनिंग, ऑड इवन और फ्यूल कैप लागू कर चुके हैं। यही इसी के आसपास की अपील है। 13 देशों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड सिस्टम लागू हो चुका है। ये भी
अपील का पार्ट है। 35 से ज्यादा देश बिजली बचाओ अभियान शुरू कर चुके हैं। वो देश कौन से, बता दीजिए आप थोड़ा। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, प्राइस के तो मैं बता देता हूँ देश कौन कौन से हैं। फिलीपींस 81%, नाइजीरिया 78%, मलेशिया 58%, ऑस्ट्रेलिया 52%, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ी हुई है, एक एड में लेकर वापस गेस्ट को वापस आप ले लें। 50, तो नितिन भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, 1 रुपए नहीं बढ़ा तो पेट्रोल आपके डीजल। लॉजिक के हिसाब से ये सारी कंट्रीज जो स्टेप्स उठा रही हैं, उन सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट नाकाम है, या ये उनके नाकामी के सबूत हैं? नहीं देखिए, वो तो बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। पहले मैं आपको बेसिकली स्टार्ट करता हूँ ठीक है कि आर्थिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल मैटर्स, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, करेक्ट है। ये बीजेपी के लिए आउट ऑफ कोर्स की चीज हो चुकी है पिछले 10 साल में। सुरेश भाई कोई बीच में नहीं बोला, सुरेश भाई कोई बीच में नहीं बोला, सुरेश भाई कोई बीच में नहीं बोला, आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया। सुरेश भाई प्लीज आप किसी को बीच में नहीं बोलने दिया। एग्जांपल, जब पेट्रोल हमारा $40 बैरल से लेके 70 भी रहा है पिछले 10 साल में, तब हमने प्राइसेस कम नहीं की, जबकि कांग्रेस के टाइम में वो बिल्कुल बैलेंस रहा था। दूसरा ये है कि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, मोदी साफ साफ बोल नहीं रहे। हम तो पिछले 5-6 साल से बोल रहे हैं कि बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, जब से हमारा नोटबंदी और यहाँ पे जीएसटी लगा था। तीसरा ये जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है, यकायक तो हुई नहीं है प्रॉब्लम जनरेट, ठीक है ना, ये है मोदी मेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्यों नहीं मोदी मेड क्या, मोदी थोड़ा ना लड़ रहा है, मोदी थोड़ा मिसाइल छोड़ रहा है। मोदी मेड प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ना, क्यों? रीजन ये है कि आपने पिछले 2014 से अगर हम लोग चीजों को कंपेयर करें, तो जो इन्होंने वादे किए थे, आज हमारा ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है फॉरेन का? क्यों हम लोग यहाँ पर इंटरनली हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे? हमारा ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है कि चाइना से $100 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? कोई भी इकोनॉमी को चलाने के पीछे दो बेसिक, मेक इन इंडिया का स्टेटस सुधरा है, नहीं सुधरा है, बहुत सी चीजें जो होने लगी हैं। मेक इन इंडिया का जो एक सेकंड, चौथी से छठी है। ठीक है सुरेश भाई रुक जाए, सुरेश भाई प्लीज आ गई है। और सुरेश भाई मतलब ये चीज, सुरेश भाई प्लीज क्वालिटी चर्चा चल रही है, चलने दीजिए प्लीज। कैपिटल इनकम कहां से सुरेश भाई प्लीज फिर भी वही फिर जनता नकार देती है। अब सुनिए, 5 राज्यों के परिणाम आ गए, उसके अंदर जनता ने नकार दिया। अब आने वाले टाइम में फिर चुनाव सुरेश भाई, कार पुलिंग का मतलब ये नहीं होता कि 4 लोग एक साथ बोले, 4 लोग एक साथ चले, यहाँ देश का चलना जरूरी है। 2 मिनट रुक जाइए। हाँ नितिन जी अपनी बात कंप्लीट करें। ये सब्जेक्ट बीजेपी के लिए आउट ऑफ कोर्स है। पहली बात नितिन भाई पर्सनल अटैक करेंगे तो वो भी चालू हो जाएंगे, तो काबू में नहीं आता, तो काबू में नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि सुरेश गर्ग किसी के काबू में नहीं आता। पहले आप लोगों के लिए ठीक है ना, अब नितिन भाई को बोल तो लेने दे सुरेश भाई। हाँ अब सबसे पहले तो जो सर ने बोला कि चौथी अर्थव्यवस्था है, तो बता दूं अभी लेटेस्ट आंकड़े में 6ठे पे पहुंच गई। अरे तो अभी महीने 1.5 महीने से चौथी अर्थव्यवस्था थी ना, चौथी अर्थव्यवस्था। सुरेश भाई क्या कर रहे हैं? वो तो अभी जब ये इतना बड़ा सुरेश भाई अभी मैं आपको महंगाई का आंकड़ा भी गिनाऊंगा तो वो अप्रैल के महीने में बढ़ा ही है ना, मैं उसको नहीं जा रहा। हाँ तो ठीक है, रुक जाइए ना, 6% के ब्रैकेट के अंदर है, आरबीआई ने बोला ठीक है, हाँ 2 से 6 के बीच, रुकिए ना, उसी के अंदर। अरे सुरेश भाई फिर बाकी के गेस्टों का नंबर ही नहीं आएगा, क्या तरीका है ये? हाँ प्लीज, और मैं सारे गेस्ट से कह देता हूँ अगर आपके पास मैं नहीं आ पाऊँ तो उसका कारण सुरेश गर्ग जी होंगे। प्लीज हाँ जारी रखिए। दूसरा जो आप बोल रहे हैं पर कैपिटा की इनकम, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ कि पर कैपिटा इनकम बोला, इंडिया आज भी 120वें स्थान के ऊपर है 180 देशों में। तो पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ द इनकम, जो गैप अमीर और गरीब बन रहा है, आज भी इंडिया में स्थिति है कि टॉप 10%। सोल्यूशन क्या है? ठीक है, सोल्यूशन क्या है? पॉजिटिव की तरफ आते हैं। मैं अगर आपको पॉजिटिव विपक्ष के तौर पे देखूं, मैं आपको अगर पॉजिटिव विपक्ष के तौर पे देखूं, आपने डेफिनेशन चेंज नहीं 2 मिनट, मैं अगर पॉजिटिविटी पूछूं, सोल्यूशन क्या है? ये स्टेप्स तो वैसे भी जरूरी है, आप भी होते तो आप भी ये करते, आपको भी ये अपील करना ही पड़ता है। जरूरी है ना कि क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुई, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नहीं सर, पहले प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, सॉल्यूशन तो बाद में आएंगे, तभी उसका निकलेगा। फर्स्ट है कि आप इंडिया में डिमांड क्रिएट नहीं कर पाए। आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आपने बोला था मेक इन इंडिया में हम 25% ले जाएंगे, आज वो 15-16% पे है। तो जब तक आपकी डिमांड इनक्रेडिबल है, इन एनी अदर सर्कमस्टेंसेस वो अच्छी बात है, इनक्रेडिबल है। अच्छी बात कहाँ है? नहीं अभी जंग के हालात हैं और कोई सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो वो ग्रोथ ठीक था। जंग की बात छोड़ दीजिए, अगर हम लोग अभी भी ऑयल रशिया से ले रहे होते और हम लोग ईरान से ऑयल ले रहे होते तो पॉइंट ठीक है, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। अब मैं 2 मिनट एक बहुत जरूरी पोर्शन है, कड़वा साहब को मैं इस डिबेट में ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कड़वा साहब आपको डिबेट में ले रहा हूँ।
इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखिए नहीं, सर, फर्टिलाइजर मेरा एक point सुन लीजिए ना को आप। शॉर्ट में बोल दीजिए हाँ, प्लीज। शॉर्ट में बोल देता हूँ कि मोदी सरेंडर नहीं करते तो हम जो ईरान से ऑयल ऑलरेडी ले रहे थे, हम जो रशिया से ले रहे थे, चल रहा है। अरे कांग्रेस हमेशा ठीक है, surrender करती कड़वा है, साहब। मोदी का ईरान को जो ऑयल देता था- व्यास जी मैं आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा, मैं आऊंगा। कड़वा साहब सुनिए, अरे सुनिए ना, कहा रुक जाइए। कड़वा साहब देखिए सवाल बहुत स्पेसिफिक है, किसानों से ये कहा गया है, अब किसानों की बात कर रहा हूं। अरे सुरेश भाई किसानों की बात कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ भाई, कुछ अच्छा लेके जाओगे सुरेश भाई कुछ अच्छा लेके जाओगे, सुरेश भाई कुछ अच्छा लेके जाओगे। कड़वा साहब सुनिए, अभी आप ये कह रहे हैं कि साहब फर्टिलाइजर को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है, ठीक है, खाद की कमी या अमोनिया वगैरह हम ये देख रहे हैं कि ये इनकी जो रूटीन प्राइसेस होती है उससे ज्यादा प्राइसेस अभी फिलहाल मार्केट में नजर आ रही है, ठीक है। कड़वा साहब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो अपील की गई है वो कितना फिजिबल है इंडियन बैकग्राउंड में, और क्या वो लागू हो सकता है, और नहीं तो उसका बैकअप क्या? अगर राजस्थान की सिचुएशन को देखा जाए हाँ तो अपन जैसे बात कर रहे हैं गोल्ड की या दूसरी चीजों की, एग्रीकल्चर के ऊपर देश की और राज्य की 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, राजस्थान की सोइल जितनी प्यासी है उससे ज्यादा भूखी है, और जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, आप कह रहे हो प्राकृतिक खेती कर लो, प्राकृतिक खेती कोई खिलौना नहीं है, एक दिन में प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। सही है। और जो ऑर्गेनिक खेती है वो उसको सर्टिफिकेशन करने के लिए कम से कम 3 साल का समय लगता है। जब तक आप न्यूट्रिएंट्स नहीं डालेंगे, अपन खाद की बात करें तो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। आप कह रहे हैं साहब ऑर्गेनिक खाद डाल दो या वो डाल दो, आप देसी खाद डाल दो, देसी खाद के अंदर आधा % नाइट्रोजन होता है, और कहाँ 46% नाइट्रोजन होता है। फसलों को प्रोडक्शन के लिए जब तक उचित मात्रा के अंदर खाद मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, कोई पैदावार नहीं होगी। इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर खाद की अवेलेबिलिटी काश्तकारों को होती नहीं है। सरकार कहती है हमारे पास में यूरिया बहुत है, और आप देख रहे हो यूरिया एक्चुअल में होता नहीं है। पिछली बार अपने कृषि मंत्री करुणीलाल जी मीणा ने बहुत सारे छापे मार के ये देखा कि सबसे ज्यादा जो फर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है। तो हमारा यहाँ का सिस्टम ये हो गया है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, जो अफसर है उनका। तो अगर चलिए ठीक है कड़वा साहब, अगर ये अपील नहीं और ये रास्ता नहीं तो फिर क्या? बहुत पूरी तरह से पड़ेगा, और जो 70% देश की पॉपुलेशन खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। आप तो करे हो फॉरेन उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, जब डॉलर 95 रुपए पार कर गया, और आपको ये तो पहले ही पता है। और अगर अपने बात करें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस की बात करें तो 10 साल पहले भी 120 रुपए डॉलर क्रूड था, तभी भी इतना खास नहीं। लेकिन कड़वा साहब 2 सेकंड, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजों को पॉजिटिव साइड ले जाने की कोशिश करूं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कड़वा साहब कि चलिए मान लिया कि इस अपील में दम नहीं है और ये अपील फिजिबल नहीं है, तो कोई और रास्ता क्या होता? तब तक और ये चाहिए 4:2:1 के अंदर, अगर 4 के अंदर N होगा, 2 में फॉस्फोरस होगा और 1 में पोटास होगा, तभी जाकर के प्रोडक्शन बढ़ सकता है, क्रॉपों का प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति रही तो राजस्थान में और देश में अंदर खाने के लाले पड़ सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन क्या आप कोई ऑल्टरनेट सुझा सकते हैं? ये नहीं तो क्या? इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं ना। आप कह रहे हो सब देसी खाद डाल दो, देसी खाद कहां से आ जाएगा एक दिन के अंदर? और राजस्थान की प्रॉब्लम क्या है कि राजस्थान के अंदर जो सोइल है वो सैंडी सोइल है। हाँ। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। जब तक आप खाद नहीं डालोगे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। हाँ, तो फिर एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किंतु बीज के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए पैदावार के लिए। ठीक है कड़वा साहब, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। मैं अमित सर्वांगी जी आपके पास आ रहा हूं। अमित जी, क्या परिस्थितियां हैं? मतलब मोदी जी की अपील के बाद लोग कम पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं या अभी भी उतने ही आ रहे हैं, या क्या समाचार है? सर ये जो अपील है उनकी वैसे देश हित के अंदर ही है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जो इनका इंपोर्ट था वो $135 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है, जिसके अगेंस्ट में फॉरेन करेंसी इतनी जा रही है, जिसका डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो 15% डॉलर के प्राइसेस, करीब 12% तो डॉलर के प्राइस बढ़े हुए हैं, और यूरोपियन करेंसीज भी अपने ऑलमोस्ट 15% बढ़ी हुई है। ठीक है, तो आज हर एक आम आदमी पे इसका बोझ पड़ रहा है। अगर अपन अपना कंजम्पशन कम करते हैं, इंपोर्ट्स अपने कम होते हैं, तो गवर्नमेंट उसको बैलेंस करने में काफी हद तक तत्पर रहेगी, क्योंकि आज की डेट में करीब 90% अपना फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है, अपना 10% से ऊपर का प्रोडक्शन नहीं है खुद का इन हाउस। तो इसमें दोनों का ही फायदा है। देश का एक तो फॉरेन करेंसी बाहर कम जाएगी, तो करेंसीज की जो वैल्यू है वो गिरेगी, देश
नहीं, लेकिन अमित भाई मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, सरकार जब ये कह रही है कि सारी चीजें काबू में है, तो फिर कुछ पेट्रोल पंप्स बंद क्यों है? मतलब मैं ऐसे कुछ पेट्रोल पंप्स जानता हूं जहां पर नहीं कोई बिक्री हो पा रही है। सर इसमें दोनों ही रीजन है। देखिए सर, बंद होना, एक तो हाईवे पे अगर अपन बॉर्डरिंग एरिया की बात करें, वहां टैक्स के चक्कर में कई बंद हैं कि उनका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। ओके। लेकिन अपन उनकी बात अभी नहीं करते हैं। देखिए अपन क्राइसिस के टाइम पे हैं, अभी पर्सनल ग्रीवेंसेस अपन यहाँ पे नहीं लेके आते हैं। अभी जो दिक्कत आ रही है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि ऑयल कंपनीज अभी बहुत ज्यादा घाटे में है, और अभी जिस हिसाब से उनका घाटा चल रहा है, अगर ये सिनेरियो कुछ टाइम कंटिन्यू रह गया तो हो सकता है अपन पेंडेमिक टाइप पोजीशन पूरी आ जाएगी। तो अगर अपन उसको अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो पोजीशंस ऐसी हैं कि ऑयल कंपनीज भी ऑयल अपन को देने में सक्षम नहीं रहेंगी। टू बी प्रिसाइज, अभी देखिए स्टॉक ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास भी काफी कम है। अपन कम इसको अगर कंजम्पशन अपना कम करते हैं तो स्टॉक वो थोड़े दिन और बढ़ सकता है। इंपोर्ट्स में भी बहुत इजी नहीं है, घूम फिर के ऑयल आ रहा है, जो डायरेक्ट ऑयल आ रहा था वो नहीं आ पा रहा है। प्राइसेस इतने ज्यादा शूट अप हुए, देखिए डबल मार हो गई। एक तो ऑयल की रेट बढ़ गई, दूसरा डॉलर की रेट बढ़ गई। तो अपन बोलने में ये है कि 60 के 120 हुए हैं, लेकिन 60 के 120 तो ये हो गए, प्लस 12% डॉलर की भी रेट बढ़ गई, जो कि आदमी दोनों चीज को अकाउंट फॉर नहीं करता, खाली एक ही चीज को अपन देखते हैं। तो अल्टीमेटली मोर देन डबल हो गया। अगर आप बाहर की कंट्रीज देखेंगे, आप चाहे पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, रेट्स बहुत बढ़ गए। यूएस इटसेल्फ में जो 3.5 और $2.5 गैलन की रेट होती थी, वो तकरीबन $5 के आसपास तो अमेरिका इटसेल्फ में हो गई है। तो इंडिया ने अभी भी रेट्स को कंट्रोल कर रखा है। ये बात खैर हर आदमी जानता है कि ये बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, लेकिन जितना अपन लोग सब मिलकर पेट्रोल और कंजम्पशन कम कर सकेंगे, और जो अभी बढ़ने वाला है वो कितना भी बढ़ सकता है। मतलब वो जरूरी नहीं कि 2-3 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए बढ़े, वो हो सकता है 30-40 रुपए बढ़ जाए। अभी हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, किसी भी चीज को असेसमेंट करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब सोनिया जी सबसे लेट मैं आपके पास आ पाया, उसके लिए पहले तो सॉरी। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं कोशिश कर रहा था समझने की, रुपया एक ऐसी एशियाई मुद्रा के तौर पर 2026 में चल रहा है जिसको हम वर्स्ट परफॉर्मिंग वाली कैटेगरी में रख सकते हैं, टॉप 10 या टॉप 15 में मोटे तौर पर। ऐसे वक्त पर क्या होता है, आरबीआई इंटरवीन करता है, आरबीआई डॉलर बेचेगा या जो कि वो बेच भी रहा है, तो हम आरबीआई की तरफ 3-4 स्टेप्स के लिए और देखेंगे, शायद वो उठाए, है ना। आपको क्या लग रहा है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में पैनिक की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन क्या पैनिक के अंदेशे को रखना चाहिए? पैनिक के अंदेशे को नहीं रखना चाहिए। बाकायदा स्वप्निल जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज मुझे खुशी है कि मैं भारत की नागरिक हूँ, क्योंकि आज से 60 साल पहले जब वैश्विक परिस्थितियां इस तरीके की हुई थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक समय का अन्न छोड़िए, उस समय एक जीवन यापन करने वाली चीज का त्याग करने के लिए कहा गया था। उन्होंने खुद भी उपवास रखा था। आज 60 साल बाद में हमें किसी विलासिता की चीज को कम करने के लिए कहा जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप गोल्ड बाय कम करिए, आप फॉरेन ट्रिप्स मत करिए। दैट मीन्स कि हमारे देश ने इस लेवल पे प्रगति करी है कि अब हमें किसी भी वैश्विक सिचुएशन में, कोई भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन में अपनी नेसेसिटीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करना लग्जरियस नहीं होता है, कई बार जरूरत भी होती है। हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास गाड़ी है? आप ये भी तो देखिए कि मेजॉरिटी आज भी हमारे, आप भी मिडिल क्लास हैं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, गाड़ी हम खरीदते हैं अपनी कमाई के 4-5 साल बाद में। गाड़ी हमारे लिए आज भी एक लग्जरी है। तो अभी कार पूलिंग करना इज नॉट कि आप कुछ बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं, ये वही है। अगर आपको लगता है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगे या आपको गाड़ी लेनी है, आप ईवी चलाइए ना, आप सीएनजी चलाइए। व्हाट अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट? उसकी स्थिति कोई बेहतर तो है नहीं, बहुत सी जगह तो मैं उससे जा ही नहीं सकता। आप नहीं जा सकते, लेकिन जब परेशानी की स्थिति होती है उस समय हम विकट परिस्थितियों में कुछ अपनी कंफर्ट जोन को कॉम्प्रोमाइज तो करते ही तो हैं। अभी स्ट्रेट अवे अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है रुपए को स्टेबल रख पाना, क्योंकि जो नहीं रखा गया ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कभी ध्यान ही नहीं दिया गया कि वो 95 तक पहुंच गया। हम आत्मनिर्भर नहीं है सर, हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा है एक्सपोर्ट से। देखिए, जब शास्त्री जी ने कहा था उपवास रखिए, वो हरित क्रांति का जन्म हुआ था उस समय।
ठीक है, ये वैश्विक परिस्थिति मैं मान के चल रही हूँ और मैं ये उम्मीद में हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो साकार हो, उसका तो आप इसमें कोई रिवॉल्यूशन देख रहे हैं? जी, सर बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। किस टाइप का रिवॉल्यूशन? कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, हम जो अपना इंपोर्ट बिल है उसका ग्राउंड वर्क है हमारे पास, आपके हिसाब से? ग्राउंड वर्क शुरू करना पड़ेगा, शुरू अभी नहीं कुछ हुआ है, हम अब बिल्कुल फाउंडेशन स्टेज में है। मेक इन इंडिया थोड़ा बहुत स्टार्टअप हुआ है, लेकिन देखिए हर चीज रातों रात नहीं होती है, ठीक, 10 से 15 साल लगेंगे हमें। ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, अब तक की चर्चा में इतना तो समझ में आ गया कि कड़वा साहब को गर्ग साहब आप जवाब देंगे और नितिन व्यास जी और सोनिया जी आपस में बोलेंगे, आपस में फैक्ट चेक करेंगे। उससे पहले मैं एक बार फिर धमानी जी आपके पास आ रहा हूं। धमानी जी मुझे थोड़ा सा समझाइए, अभी तो कुछ निर्णय ऐसे आ सकते हैं जैसे विदेश पैसे भेजने की लिमिट पर रोक लग सकती है या उसको कम किया जा सकता है, परसेंटाइज मार्जिनलाइज किया जा सकता है, या सोने के आयात शुल्क पर कोई नया प्रतिबंध लगा दिया जाए या कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, जिसके बाद फिर हो सकता है कि इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग बोले कि नहीं साहब ये ज्यादा हो गया, अपील तक तो ठीक था। नहीं, देखिए जब भी कोई समस्या आती है ना तो उसका निदान सबसे पहले होता है, निदान व्यापारियों के पास ही होता है। अगर कहीं पे भी सोने को आयात पर कहीं भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो वो कोई बहुत बड़ी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि उससे चोरी चकारी का ज्यादा बढ़ जाएगा, स्मगलिंग का खर्चा, स्मगलिंग का डर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम सोने को, हमारे पास जो सोना है हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा रिजर्व है हमारे पास सबके घरों में, अगर उस सोने को हम किसी भी तरीके से बाहर ले आए, चाहे वो गोल्ड लोन के चक्कर में ले आए या किसी भी तरीके से सरकार एजेंसी इस तरीके की कोई एक योजना लिया है जिससे हमारे पास जो आइडल सोना पड़ा हुआ है वो बाहर निकले, तो अभी हम 1 साल की तो बात है, 1 साल की तो समस्या है, उसके बाद तो हम कहीं भी समस्या से निदान पाएंगे। तीसरी बात यह है कि सरकार को जो भी एक्सपोर्ट होता है उस पे इनकम टैक्स फ्री करना चाहिए, जो पहले भी किया था, उससे एकदम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो ज्वेलरी बाहर ज्यादा बिक रही है उसको हमको बनाने के लिए सरकार को एक कोटा अलॉट करना चाहिए कि ये कोटा हमारे पास। लेकिन धमानी भाई सिर्फ गोल्ड की, हम जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, मैं गोल्ड से थोड़ा सा इधर, जब आपने ज्वेलरी की भी बात कर दी तो जेम्स इंडस्ट्री या ज्वेलरी इंडस्ट्री भी तो उतना ही इफेक्टेड है ना। जेम इंडस्ट्री में क्या होता है सर, सारा माल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ब्राजील से कर रहे हैं, अफ्रीका से कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और यहाँ पे आर्टिसंस हैं जो उनको तराशते हैं और वापस हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उसका कोई भी फर्क हमारे देश की हमारी अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कम वैल्यू में मंगाते हैं और बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका तो हमको हमारे देश में हम उसमें तो बहुत बड़ा एक अर्न करते हैं उसमें हर बार। तो हमको जब सोना खत्म हो जाएगा तो लोग बाग गोल्ड स्टोन्स पे आ जाएंगे, एमरल्ड, रूबी, सफायर और बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो हैं उनकी एक प्रचलन आ जाएगा, उनका एक फैशन आ जाएगा, इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सोना ही इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखता है, जेम स्टोन, एमरल्ड हो गया, रूबी हो गया, ये सब भी बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। इसलिए हमको अगर वो समस्या है हमारे देश के लिए तो हमको उसमें सहयोग करना चाहिए, किसी भी तरीके से हमको एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात है। मैं इसीलिए मैं लिख भी रहा था कि अगर पैनिक की कंडीशन है तो हर हिंदुस्तानी सैनिक है, वो मैंने टॉप पे चलाया भी हुआ है। अग्रवाल साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगले मतलब 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद बाजार को थी, ये मैंने बजट के टाइम पे सुना और मैं उसी को कोट कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि आर्थिक विकास दर जिसको लेकर लगातार पीठ थपथपाने की कोशिश सेंटर करता है, उसके लिए जोखिम रहता है। तो अब क्या करें कि ब्याज दर बढ़ाएं ना बढ़ाएं, क्योंकि अगला नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इस दिशा की तरफ ले तो जाता है। जी सर, देखिए अभी मैंने फिर पहले भी यही बात कही थी कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन 7 बिंदुओं को लेकर हमसे चर्चा की है, वो 7 बिंदु फॉरेन रिजर्व्स को कंट्रोल कर रहे हैं और अभी सारा दारोमदार हमारा फॉरेन रिजर्व्स को कंट्रोल करने पर होना चाहिए ताकि रुपए की वैल्यू, सर उसमें तो भारी कमी भी आ रही है, गिरावट से रोक पाए। फॉरेन रिजर्व्स में तो भारी कमी भी आ रही है, मतलब पिछले 28 दिन में ही अविश्वसनीय आंकड़ा आ गया। सर वही आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, इसी वजह से फॉरेन रिजर्व्स और जो ऑयल की जो प्राइसिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है बिकॉज ऑफ यूएस और ईरान वॉर की वजह से। जो पर बैरल जो प्राइसेस हाइक हैं, अराउंड $30 पर बैरल जो प्राइसेस हाइक हैं, ये बहुत एडवर्स इफेक्ट दे रहा है इंडियन इकोनॉमी पे।
तो इस ये वजह से ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, मतलब बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने उसको फिर भी अपने नोट्स में रखा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं समझता हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ। मुझे ये बताया गया कि NRI डिपॉजिट और जो बॉन्ड्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की कोशिशें होनी चाहिए। पूंजी खाता उदारीकरण वाला शब्द आया जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन FPI की सीमा बढ़ाना ये मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है। और तेल कंपनियों को सीधा डॉलर देने की बात भी जो RBI कर सकता है, क्या ये काउंटर्स कुछ हद तक स्थिति को कंट्रोल में करेंगे? सर NRI डिपॉजिट्स में फॉरेन जो NRIs जो फॉरेन कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वो अपनी मनी को यहाँ इंडिया ट्रांसफर करके और डिपॉजिट्स बढ़ा सकते हैं। तो उससे हमारा जो डॉलर है वो इंक्रीज हो रहा है रिजर्व्स। तो दैट इज NRI डिपॉजिट्स की बात जो कही जा रही है, वो कहीं ना वो सभी डायरेक्ट डॉलर्स के रिजर्व्स को बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है। अब देखिए गर्ग भाई, पता नहीं आपने ध्यान से सुना था या नहीं सुना था, कड़वा साहब ने सीधे सीधे कहा कि खेती किसानी को लेकर जो आप अपील कर रहे हैं वो तो इस देश में पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है और लॉजिकल भी नहीं है। तो अब यहां पर ये क्या सेंटर किसानी समझ नहीं रखता, क्योंकि वो 3 कानून लाता है तो वो वापस लेना पड़ जाता है, और किसी को नहीं समझा पाता कि हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं। मोदी जी ने फर्टिलाइजर इंपोर्ट पे बोला है कि भाई 1.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग का पूरे साल में फर्टिलाइजर इंपोर्ट होता है। तो फर्टिलाइजर का अल्टरनेट भी होता है क्या? आज सोलर देखिए, आज खेतों के अंदर सोलर लगे हुए हैं। अल्टरनेट बताओ, सोलर इज नॉट अल्टरनेट, फर्टिलाइजर का अल्टरनेट बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि देखो आज सोलर फर्टिलाइजर का अल्टरनेट बताओ गर्ग भाई, आपने जब बोला है तो फिर खुल के बताओ। फर्टिलाइजर पे इंडिया के अंदर भी वो चीज हो सकती है क्या? आज जैसे अल्टरनेट बिजली का अल्टरनेट किया कुसुम योजना लागू की, कुसुम योजना के साथ किसानों को ये वही चीज है। कड़वा भाई क्या बोल रहे हैं, सुना आपने? कर देंगे गर्ग भाई तो उस पर कंट्रोल हो सकता है। गर्ग भाई लॉजिकल बात पे आएंगे प्लीज। फर्टिलाइजर का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? खाद का ऑल्टरनेट तो खाद ही होगा। नहीं, खाद नीम कोटिंग खाद जैसा अभी हुआ है, पहले क्या होता था खाद के नीम कोटिंग नहीं होती थी, उस वजह से उसका दुरुपयोग होता था, फर्टिलाइजर इंपोर्ट होता था और उसका दुरुपयोग होता था। कड़वा साहब बैठे, वो बताएंगे। कड़वा साहब को ये कोई ऑल्टरनेट हुआ? सुनिए ना, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। होने लगा, इसके बाद उसका दुरुपयोग 2 मिनट में क्लियर कर लेता हूँ। कड़वा साहब की मंशा ही नहीं है। हाँ, कड़वा साहब क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए प्लीज। सर नीम कोटेड जो होना चाहिए था एक्चुअल में नीम कोटेड हो ही नहीं रहा है, वो तो इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर जा रहा है। अपने कृषि मंत्री करोड़ी लाल जी मीणा ने बस्सी के अंदर और यहाँ आपके वाला तो हमारी सरकार ने तो कड़वा साहब रोक लिया। अब सारा मानना ही नहीं है तो फिर बात अलग है। गर्ग भाई मैं आपके पास, कई सालों से फैक्ट्रियां चल रही थी फर्जी में। नहीं, लेकिन गर्ग भाई लिटरली सुनिए, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। कड़वा साहब, गर्ग भाई सुनिए ना, सुनिए ना। आज खेती नेहरू जी नहीं कर रहे हैं, आज खेती आज के किसान कर रहे हैं, है ना। आज खेती नेहरू जी नहीं कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहीं कर रही, राजीव गांधी नहीं कर रहे हैं, और ना प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। खेती किसान ही कर रहे हैं। अब मसला यह है कि अगर वो फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं तो उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है ना। क्या ऑल्टरनेट है? केचुआ खाद है भाई, केचुआ खाद का उत्पादन बढ़ाएं। हाँ, तब तक वो क्या करें? आज अपनी फसल खत्म हो जाने दें। कैसे खत्म हो जाएगी भाई? अरे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं आएंगे क्रॉप में। फर्टिलाइजर का अल्टरनेट केचुआ खाद है, तो क्यों नहीं उसका उपयोग करेंगे? तो हम तो किसानों के देखिए, आज आप प्रोवाइड करवाने वाला पार्टी है, वो किसानों के साथ है, किसानों के इसमें काम करती है। ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं, उनको देश के प्रति देखना कितना सही चल रहा है मामला। सुरेश भाई बड़ी समस्या आ रही है, बिल्कुल है। कड़वा साहब आपका एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद फिर मैं नितिन व्यास जी के पास जाऊंगा। कड़वा साहब आप क्या बोल रहे हैं? मेरा ये निवेदन है कि अपन जो प्राकृतिक खेत की बात कर रहे हैं या केचुआ की खाद की बात कर रहे हैं या अरे कड़वा साहब पहले बताओ, देश के साथ हो या किसी दूसरे कंट्री के साथ हो? ऐसा नहीं होता देश के साथ हो या नहीं हो? सुरेश भाई ऐसा नहीं होता है। सुरेश भाई प्लीज, देश में विकट समस्या है, देश के साथ रहोगे या राजनीति? अरे पर विकट समस्या में भी लॉजिक सुना जाएगा गर्ग भाई, क्या बात कर रहे हैं आने वाले टाइम में कोई बात परिस्थिति आ जाती है, ना देश के साथ हो या नहीं हो? गर्ग भाई प्लीज, खाद नहीं मिलेगा तो कोई व्यवस्था। अरे गर्ग भाई 4 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, एक का तो क्रिटिसिज्म ले सकते हो ना, आप उनका भी नहीं ले सकते। देश विरोधी आदमी है। अरे कैसे बात कर रहे हैं आप गर्ग भाई? आज ये बताओ, अरे यार गर्ग भाई, संकट आ रहा है, गर्ग भाई आप अजीब सी बात करने लग जाते हैं, बातें कर रहे हैं किसी तरह की बात। मोदी जी अरे समस्या बता रहे हैं भाई, तभी तो आप सॉल्यूशन ढूंढोगे। समस्या सुनोगे नहीं तो
सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? बुराई नजर आती है। सुरेश भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुनिए ना, अगर कोई अपनी समस्या बताएगा तभी तो आप सॉल्यूशन ढूंढोगे ना। इससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। नहीं, ठीक है, हर अरे तो पेट्रोल डीजल खेत में नहीं डालेंगे भाई, हमने कंट्रोल कर रखी है। 3% पेट्रोल डीजल थोड़ी ना खेत में डालेंगे। 10% तक महंगाई दर तो आप रुक जाओ गर्ग भाई, अब रुक जाओ, 300 करोड़, 300 गन साहब रुक जाओ, था। गन साहब रुक जाओ 790 अरब प्लीज। डॉलर का और foreign गैस reserve पर है। पर्सनल अटैक मत करो, ये आई रियली कंडेम दिस। गैस पर पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन आप भी इस बात को समझिए कि जब आप तक ये बातें पहुंचेंगी तभी सॉल्यूशन आएगा। आपको बैकअप तैयार रखना है। कड़वा साहब शॉर्ट में अपनी बात रख दें, फिर मैं नितिन जी के पास जा रहा हूं। हाँ सर, मेरा ये निवेदन है कि सरकार को ये जो व्यवस्था है खाद के अंदर कटौती नहीं करनी चाहिए और अल्टरनेट, खासकर अल्टरनेट व्यवस्था भी कर रही है। और जैसे आप बता रहे हैं ऑर्गेनिक है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका यूज कर रहे हैं, किंतु इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता होती है वो कम होती है। इसलिए तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जो खाद का आयात या उपलब्धता जो भी है, सरकार जैसी भी व्यवस्था करती है उसको रखना जरूरी है। नहीं तो अगर पैदावार कम हो गई तो वापस जो हरित क्रांति करनी पड़ी थी लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में, वो जो पहले अपने इंपोर्ट करके गेहूं आते थे, वो स्थिति आ जाएगी। और नितिन जी कुछ, अब मैं कड़वा साहब आपको रोक रहा हूं, नितिन व्यास जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं उसके बाद। लेकिन नितिन भाई देखिए, बीजेपी की एक बात में बहुत ज्यादा दम है और उससे पूरा देश सहमत है, मुझे नहीं लगता कि कोई असहमत है। सिर्फ रीजन पे जाऊंगा, हाँ, मेरे को अभी जंग मतलब नहीं, मैं सिर्फ रीजंस पे क्या रीजंस हैं। पर आप सॉल्यूशन पे अब भी नहीं आएंगे, नहीं सॉल्यूशन उससे वहीं से आपके निकलेगा। पास सॉल्यूशन सजेशंस है ही नहीं, आएगा ना, सॉल्यूशन वहीं से आएगा ना। सॉल्यूशन वाले कोई सजेशंस ही नहीं है, सॉल्यूशन वाले मैं दे रहा हूं, आइए ना उस पे। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो झालानी साहब ने बोला था कि जो हमारा सोने का भी जो चल रहा है मैटर, उसमें जो हमारा स्त्री धन पड़ा है उसको निकालने का, तो वो तो एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक चीज आने वाली है, गोल्ड डिमोनेटाइजेशन। उसके रिपरकेशंस क्या होंगे वो जब आएगा तब बताऊंगा, पर सरकार उस तरफ ही बढ़ रही है। दूसरा, अभी लगभग आपके सारे प्रवक्ता आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन बढ़ना चाहिए और इवन हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। ये जुमला मोदी जी ने 2014 में दे दिया था और मेरे ख्याल से मैडम 12 साल एक बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। 25% जो उन्होंने उस टाइम बोला था वो आज ही 15-16% पर रुका हुआ है, तो एक बहुत सफिशिएंट टाइम हिंदुस्तानी जनता उनको दे चुकी है, तो वहां पर वो टोटली फेल हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, जो अब आप पेट्रोल की प्रॉब्लम बोल रहे हैं, उसके मैं आपको बहुत छोटे से 3 एग्जांपल्स दे देता हूं जो लेटेस्ट है, मीडिया में भी चल रहे हैं। पहला, ये जो आपकी ONGC 2014 में जो 13,000 क्लैश सरप्लस पे थी, आज तारीख में वो 1,76,000 करोड़ के लॉसेस में चल रही, लॉसेस इन द सेंस के डेप्थ में आ गई है। उसका रीजन आपको पता है क्या है? ONGC पहले हमारा कम से कम 15 से 20% ऑयल का डिगिंग का काम करती थी, लेकिन आज तारीख में वो 1,76,000 करोड़ के डेप्ट के अंदर आ गई है, बिकॉज कि उसके सर्प्लसेस थे वो इन्होंने दूसरी PSUs को बांटे, वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर में गए और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सब मोदी जी के दोस्तों को चले गए। सेकंड, आप बताऊं कि हमारा नहीं आप बात सुनिए, बात सुनिए सर, बात सुनिए, बात सुनिए मेरी समस्या यही है। कोई बात आ तो मैं इसी बात की कह रहा था, ये बात फैक्ट है सुरेश भाई, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है। मैं ये समझ सकता हूँ कि हम, अरे गर्ग भाई, तेलंगाना के अंदर लाखों करोड़ रुपए का आपने बिजली दे दिया, क्या सोलर के प्लांट लगा दिए आपने? सोलर के प्लांट लगा दिए, उनसे दोस्ती तो आपकी है। सोलर प्लांट आपने लगा दिए, लेकिन वहां से जो बिजली बन रही है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है, गहलोत जी के फोटो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है। क्यों बुलाया था उनको यहाँ पे? तेलंगाना के अंदर क्यों बिजनेस कर रहे हो? ठीक है, हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं सर, इन लोगों को नितिन भाई, भैया अभी 5 राज्य, अभी 5 राज्यों के अंदर ही शासन आया है, हर राज्यों के अंदर 5 में नहीं आया, 5 में नहीं आया, 2 में जगह बार फेल क्या लेना देना है यार? 99 बार फेल हो चुके राहुल गांधी जी। क्या हो गया? इसीलिए क्या हो गया? करत अभ्यास से जड़मती हो, देश भावना नहीं है, इसीलिए फेल हो चुके। रुक जाइए आप गर्ग भाई, नेतृत्व में 99 बार फेल हो चुके, गर्ग भाई, क्योंकि देश भावना ही नहीं इनकी। आज ये टॉपिक ही नहीं है, आप टॉपिक डिरेल करना चाहते तो कह दीजिए। आप सुनिए, आप टॉपिक, आपके अलावा कोई बोलेगा, आपके अलावा कोई बोलेगा उसको नहीं बोलना चाहिए। गर्ग भाई, ऐसा नहीं होता, प्लीज रुक जाइए। हाँ नितिन जी। सर, उसका रीजन ये ना कि इनके नहीं, आप प्लीज पर्सनल पे मत जाइए, आप सीधे अपनी बात पे। जून 2013 में अरे भाई, साहब ने खुद बोला कि गोल्ड परचेज मत करो, तब कहां चले गए? ये टॉपिक मैं कल कवर कर चुका हूँ, मैं कर इंदिरा गांधी जी ने खुद में बोला गोल्ड परचेज मत करो, और अब ज्ञान बांटने आए हैं। अरे रुकिए ना सुरेश भाई, नितिन जी कंप्लीट करें अपनी बात। दूसरा सर, मैं कह रहा था जो हमारा बाड़मेर ऑयल फील्ड था, 2014 से पहले करीब 2 लाख बैरल वो ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा था, वहां हमारी रिसर्च और सब चल रही थी। ये सरकार आने के बाद कर रहा था या रिफाइन कर रहा था? प्रोडक्शन मतलब निकाल डिगिंग कर रहा था वहां पे, और वो काम हमारा प्रॉपर्ली चल भी रहा था। आज तारीख में वहां पे 70,000 बैरल ही हमारा क्रूड ऑयल निकल रहा है।
तो दो रीजन जो मैंने आपको बताया, ओएनजीसी और जो बाड़मेर का, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों इनका डाउनफॉल हुआ, उसका जवाब तो देंगे ना, तभी तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अगर हम वहीं पर एक्सपांड करते रहते तो प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरा, 2019 में हमने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया, रशिया से हमने हमारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए। ईरान का ऑयल का आपको मोटी चीज बताऊं कि वहां से लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस भी हमको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता था। तो ये सब रीजंस थे, लेकिन अब मैं वो नाम लूंगा तो फिर ही चिढ़ेंगे, पर कोई आदमी सरेंडर हो गया वहां जाकर तो फिर उसका तो कोई रीजन ही नहीं सुरेश ना। भाई, शॉर्ट रिबटल आपको मैं मौका दे रहा हूं, जो इन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब दे दें सीधे सीधे। मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये हालत थी कि पीएसयू सब लॉस में चल रहे थे, हमारी सरकार आने के बाद में प्रॉफिट में आए। आप देख लीजिए कोई सा भी डिपार्टमेंट, अरे भाई ओएनजीसी का जवाब दो ना, ओएनजीसी का जवाब दो, उसी में काम कर रहे हैं। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे टाइम में घाटे में क्यों रहती थी कंपनी? हमारे टाइम पे तो आने के बाद में आप देखिए बैंकों की स्थिति 35,000 करोड़ रुपए लॉस में थी। ठीक है अमित सर्वांगी जी, आज 2.5 लाख अमित सर्वांगी जी, प्रॉफिट में आप कोई बात रखना 2 मिनट, अमित सर्वांगी जी आप कोई बात रखना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं सोनिया जी के पास जाऊंगा। सर्वांगी जी। सर मैं यही बोल रहा हूँ, देखिए पहले गवर्नमेंट के पास अच्छा मार्जिन था, जिसकी वजह से आज प्राइसेस को शूट अप होने में गवर्नमेंट कंपनसेट कर रही है। गवर्नमेंट ने कई बार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है, तो दैट वाज अ गुड स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन कि ठीक है उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, बट अब गवर्नमेंट के हाथ से बात निकल चुकी है। अब गवर्नमेंट अपने क्वेश्चन को भी पूरा कंज्यूम कर चुकी है काफी हद तक, और फ्यूचर में नॉर्मल पब्लिक के ऊपर विपदा नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो अपील की है उसकी फेवर में मैं हूँ। गवर्नमेंट बहुत अच्छे डिसीजंस ले रही है। अगर आप दूसरे किसी भी डेवलप्ड कंट्री से भी अगर अपन कंपेयर करें, सब लोगों ने अपने प्राइसेस ऑलरेडी काफी शूट अप कर दिए हैं, और गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किए हैं, दो वो बहुत शॉर्टली होगा। बट अगर हम लोग अपने आप को इस तरीके से बचाते हुए चलते हैं कि हम लोग अपना कंजम्पशन कम कर पाए, तो 90% जो इंपोर्ट हो रहा है 135 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट हमारे यहाँ हो रहा है, तो वो उसमें अगर हम लोग अपना सहयोग दे पाए तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा सुझाव है, हम लोगों को गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए। गोल्ड के अंदर भी 90%, 85 to 90% करीब 6.5 लाख करोड़ का हम लोगों का इंपोर्ट है। ठीक है, फॉरेन ट्रिप्स के लिए भी जो गवर्नमेंट ने बात बोली है, ये सारी देश हित के लिए है। और देश हित के अलावा मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट हर एक आम आदमी के लिए बेनिफिट के लिए है कि जहां ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, अगर हम लोग अपने पैसे बचाते हैं, हम लोग अपनी सेविंग्स बढ़ाते हैं, तो इंडिविजुअल सेविंग्स हैं, देश की सेविंग्स हैं, तो हम लोगों को सबको मिलकर इसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है सोनिया जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रेजेंट सिनेरियो का ब्रेकअप क्या है, अगर हम देखना चाहें? प्रेजेंट सिनेरियो का ब्रेकअप ये है सर कि हम सिर्फ अभी तक ये एसेस कर रहे हैं कि हम एक युद्ध की सिचुएशन में हैं। कल हमारे को एक और नई बड़ी थ्रेटनिंग दी है ईरान की तरफ से पूरे विश्व को कि अगर ये युद्ध अमेरिका नहीं माना तो मैं जो समुद्र के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर केबल निकल रही है मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उससे क्या इम्पैक्ट होगा हम उसको जज ही नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक बार के लिए ब्लॉक कर देगा। जहां इंटरनेट काम करना बंद करेगा उस समय आप सोचिए कि क्या सिचुएशन होगी। दूसरी बात, प्रेजेंट सिनेरियो, हम चाणक्य को कोट करना चाहूंगी मैं। चाणक्य जी कहते थे कि राजा का सलाहकार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो युद्ध की स्थिति में अमेरिका और ईरान का सलाहकार है पाकिस्तान, जो स्वयं फटे हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस समय हमारा एकजुट होके रहना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को सेफ रखें सो दैट हम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से मीट अप कर सकें सक्सेसफुल। तो ऐसे में मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से क्या गवर्नमेंट कोई अचानक या कड़ा कदम उठाने वाली है? अगर ये चीजें हम फॉलो करते हैं, जैसे मोदी जी ने तो 2025 में भी फरवरी में कहा था कि आप खाद्य तेल का जो उपयोग है वो 10% से कम कर दीजिए। तो वो आप ये मान के चलिए कि अगर हम उनकी सलाह पे काम करते हैं, आज उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पेट्रोल का कंजम्पशन कम करिए, तो आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कई हाईकोर्ट जजेस साइकिल से जा रहे हैं, मिनिस्टर्स वगैरह सब साइकिल से जा रहे हैं। तो जब पूरी जनता एकजुट होके क्रिटिसाइज करे बिना या हर चीज नेगेटिव देखे बिना, देखिए हम यूरिया की लेकिन ये चीजें मुसीबतों को कुछ देर के लिए टालेंगी सर। आज भी यूरिया इंडिया में सबसे सस्ता है। 50 किलो का यूरिया का बैग आज भी 300 रुपए में किसान को मिल रहा है। बाहर आप देखिए उसकी रेट हो चुकी है 1200 से 3000 रुपए 50 किलो की। तो आज भी हम सेफ जोन में हैं। हमें ये चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी विकट परिस्थितियों के बाद में भी
आज हम सेफ जोन में हैं। तो फिर अब एक एकजुट बहुत होने का लॉजिकल टाइम सवाल ये कि बार बार हम ये चाहते थे कि लोग अपनी मतलब खरीदारी करना चालू करें, लोग पैसे को बाहर निकालें। है। जी, अभी वो सिनेरियो है क्या? पैसा निकालें ना निकालें, मतलब ये भी एक सजेशन मुझे लगता है कि आम लोगों को मिलना चाहिए। पैसा निकालिए जरूरतों पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी लग्जरीज पे खर्च करने का सजेशन का टाइम नहीं है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही फ्लोट हो, वो हमारे लिए एक बेटर सिचुएशन होगी एज कंपेयर कि हम पैसा निकालें और बाहर भेजें। और एक छोटा सा असेसमेंट ये भी कि क्या बेरोजगारी आ सकती है या उस टाइप का सिनेरियो बन सकता है। ये असेसमेंट इसलिए क्योंकि जो इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं और हम अपील को मान भी लेते हैं, तो उसमें फिर कॉस्ट कटिंग या इन सारी चीज़ों के नाम पर वो भी एक खतरा मंडरा सकता है। जैसे गोल्ड इंडस्ट्री में खुद धमानी जी ने भी बोला कि हो सकता है कि आर्टिशियंस हैं उनको ये, लेकिन सब मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म रहेगा। शॉर्ट टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए 2047-2050 तक हम विश्व की सबसे ज़्यादा होपफुल इकोनॉमी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।